हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी भी अच्छे होंगे बेटा। हम भगवान से ये कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अपना कार्य नियमित रूप से करते रहें। बेटा हमने जो इससे पिछले जो लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था व्याकरण का अध्याय सर्वनाम, जिसमें हम सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम शब्द की परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ उसके जो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उन सभी का हम नाम लिखकर और पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम तक हम परिभाषा सहित पूरा कर चुके थे। तो जितना हम कर चुके थे बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने आपको बताए थे बेटा 3 उपभेद होते हैं। वो तीनों उपभेद कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वो तीनों कर चुके थे बेटा परिभाषा के सहित। उसके बाद में हम निश्चयवाचक सर्वनाम कर चुके हैं बेटा। अब जो आज हमारा आता है अगला जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बेटा, कौन सा? अनिश्चयवाचक। देखिए बेटा, निश्चयवाचक में आपने क्या था, उसमें निश्चित किसका, किसी पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, वो क्या कहलाएगा आपका, जो हमने पहले किया था निश्चयवाचक। और अब हम कौन सा कर रहे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर रहे हैं। तो अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है, इस चीज को आपने जानना होगा। ठीक है, परिभाषा करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध न हो, किसका बेटा? किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध न हो, इसमें निश्चितता नहीं है बेटा, अनिश्चित दर्शाया जाएगा इसमें। ठीक है, और जिसमें निश्चितता दर्शाई गई है वह निश्चयवाचक कहलाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या है? निश्चितता नहीं दर्शाई जाती है बेटा। इसमें निश्चित कोई पदार्थ या व्यक्ति का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? निश्चयवाचक जो हमने सर्वनाम किया था बेटा, निश्चयवाचक है, उसमें क्या था? निश्चित था बेटा, किसका? पदार्थ या व्यक्ति का एक निश्चित बोध हो रहा था। और इसमें निश्चित बोध नहीं होता है बेटा, बोध न होने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में किसी भी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बेटा, परिभाषा होगी बेटा। अब देखते हैं, जैसे हमने कुछ एक इसमें बेटा लिखे हुए हैं शब्द, जिस कोई, कुछ, किन्हीं, कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ, हर कोई, कोई न कोई आदि। ये किसी भी वाक्य में यदि ये जो प्रयोग होते हैं और जब ये पूछा जाए कि भाई सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है, तो आप क्या बताएंगे? यदि ये इनमें से जो हमने आपको दर्शाए हैं बोर्ड के ऊपर, इनमें से यदि किसी भी शब्द का किसी वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है तो हम क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए बेटा, कोई निश्चित संख्या नहीं होती, कुछ में भी नहीं होता, किन्हीं में भी नहीं होता। ठीक है ना? सब कुछ या कुछ न कुछ, इनमें एक निश्चितता दर्शाई नहीं जाती है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये जो है, जो शब्द जो लिखे गए हैं, यदि ये किसी भी वाक्य में प्रयोग होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आ गया? जैसे एक उदाहरण देखते हैं बेटा, जैसे कल कोई आया था, कल कोई आया था, घर पे कोई आया तो था, लेकिन उसका हमने क्या, कुछ पता नहीं है कि कौन आया था, राम आया था, श्याम आया था, मोहन आया था, लेकिन उसका अपना कोई एक निश्चित व्यक्ति नहीं है वहां पर। और जिसमें इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं दर्शाई जाती है, वहां क्या होगा बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा उसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगला देखें, खाने के लिए कुछ दीजिए, हम इसको दूसरा लिखेंगे, जैसे खाने के लिए कुछ दीजिए,
देखिए ये लिख दिया हमने, तो इसमें भी वही हो गया बेटा, क्या हमने लिखा हुआ था ऊपर, इसमें कोई है, कुछ है, किन्हीं है, कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ। यदि इनमें से कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में कहीं प्रयोग होगा तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा बेटा। तो इसको आप क्या करेंगे, खाने के लिए कुछ दीजिए, कुछ क्या, कुछ भी खाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो कोई निश्चित नहीं है ना भाई खाने के लिए क्या दिया जाए, तो जिसमें किसी निश्चित नहीं होता है बेटा, निश्चितता का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। हो गया ये अनिश्चयवाचक, समझ में आ गया होगा बेटा सभी को, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे नंबर 4 पे बेटा। वो क्या है बेटा, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अब इसमें क्या है, किसमें, सर्वनाम के साथ। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे बेटा, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का पता चलता है, किसमें, सर्वनामों से बेटा। और सर्वनाम क्या होते हैं बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम। क्या कहेंगे, सर्वनाम। ये कहां प्रयोग होंगे बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम, सर्वनाम कहते हैं बेटा, ठीक है। तो अब इसका देखो, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो, इसका बोध होगा बेटा, ठीक है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में भी बेटा हमने कुछ एक शब्द लिखे हैं जो पहचान के रूप में, वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ एक लिखे हैं। तो कौन कौन से लिखे हैं इसमें ध्यान दे बेटा, जैसे जो, शो, जिसकी, जिससे, उसे, उसकी, उसने आदि, इस प्रकार के शब्द होते हैं बेटा। ये क्या करते हैं बेटा, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ हम ना संबंध दर्शाने का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं इनके द्वारा बेटा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा एक बार फिर देखो बेटा, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों, किसकी, संज्ञा के संबंधों का बोध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, शो, जिसकी, जिसे, उसे, उसने, उसकी आदि बेटा, ठीक है। परिभाषा हो गई बेटा। अब जब परिभाषा हो गई है तो इस पे हम ध्यान देंगे क्या भाई, जब हमें ये पता लग गया ये शब्द, ये जो हमने लिखे हैं, ये यदि किसी भी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो हम क्या कह देंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अलावा और भी होते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी जैसे हम उदाहरण में लिखेंगे बेटा, जो परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा। देखो इसमें जो है बेटा, जो है तो हम कह देंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। क्यों कह देंगे, जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, सो फल भी पाएगा, वही व्यक्ति फल प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। तो पहले वाक्य में क्या हो गया बेटा, जो और सो, दोनों क्या हो गए इस वाक्य में, हम इनके द्वारा बता सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है बेटा, संबंधवाचक। पता हो गया बेटा, संबंधवाचक के बारे में ज्ञान होगा। यदि नहीं हुआ है तो बेटा इसकी परिभाषा को फिर से समझ लें एक बार, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का, किसके, संज्ञा के संबंधों का बोध होता है बेटा, उसे क्या कहेंगे बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा देखिए बेटा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना बेटा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अच्छा ताकत, जिसकी लाठी है बेटा तो जिसकी आ गया उसकी आ गया, तो एक दूसरे के साथ क्या करना है, इसको जोड़ने का काम करना है बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या कह देंगे ने, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कह देंगे, ठीक है बेटा। तो हमने अभी तक कितने कर चुके हैं, जो सर्वनाम के जो भेद थे, कितने, 6 जो भेद थे बेटा, ठीक है ना, 6 थे, उनमें से हम 2 पहले कर चुके थे, और आज जो बच गए हमारे कितने, 4 जो बच गए, वो आज 4 के 4 इसी लेक्चर में हम अपना पूरा कर लेंगे बेटा। तो तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया बेटा,
इसमें किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध न होने अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हमने कुछ शब्द लिखे हैं, यदि ये किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कल कोई आया था, कोई हो गया बेटा, घर पे आया तो था लेकिन उसका कोई भी पता नहीं, कुछ पता नहीं कि कौन आया था। खाने के लिए कुछ दीजिए, तो इसमें भी कुछ दीजिए, खाने में क्या दीजिए उसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया। उसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे हमने लिखा बेटा, क्या लिखा? जो, सो, जिसकी, जिसे, उसे, उसके आदि। ये इस प्रकार के जो एक शब्द किसी भी यदि वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वह क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण भी लिखा हुआ बेटा, जो परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा। ठीक है, जो और सो का हो गया इसमें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी हो गया और लाठी उसकी हो गया बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? हमें दर्शाते हैं, इनके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि ये कौन से सर्वनाम का कौन सा भेद है। अब ये हमारे 4 होत तक हो गए बेटा। आगे जो हम करेंगे नंबर 5, जब तक आप इनको लिखें अच्छे से और इनका ध्यान दें बेटा। जी हाँ बेटा, हमने 1 से 4 तक हम कर चुके हैं क्या? सर्वनाम के भेद बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपना नंबर 5 पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग जाता है कि प्रश्न किसके द्वारा? वक्ता के द्वारा। जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है, कुछ पूछा जाता है और वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो क्या हो जाता है? उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। वो प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक, तो 5वां क्या हो गया बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इसके बारे में कौन कौन से ऐसे हैं जिसके पहचान के रूप में हम उन वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा तैयार करेंगे बेटा। तो देखिए, जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो, इससे प्रश्नों का बोध हो बेटा, जिसमें प्रश्न पूछे जाएं, इसी है ना, तो प्रश्न कौन पूछेगा बेटा? वक्ता के द्वारा। तो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो, प्रश्नों का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या हो गया? परिभाषा, जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो, किसे? जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे आपको पता है बेटा कौन कौन सी इस प्रकार से हैं, जैसे कौन है, क्या है, कहाँ है, किन है, किन्हें है, किनसे है। यदि इस प्रकार के ये शब्द किसी वाक्य में जब प्रयोग किए जाते हैं तो क्या होता है बेटा? उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं बेटा। ठीक है ना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो हम देखते हैं क्या हो गया बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्यों में जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है ना, उसी में लगता है। ऐसा नहीं हो कि सभी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें हर वाक्य में बेटा। ठीक है ना, जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो बेटा उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखे हैं। अब हमें कौन कौन सी इस प्रकार, जैसे कौन है, क्या है, किन है, किन से है या किन्हें आदि, इस प्रकार के शब्द यदि किसी वाक्य में जब प्रयोग किए जाएंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? प्रश्नवाचक। क्या? सर्वनाम। जैसे उदाहरण लिखा हुआ बेटा, दरवाजे पर कौन है बेटा। अब यहां पर क्या है? दरवाजे पर कौन है, दरवाजे के ऊपर कोई ना कोई तो खड़ा है, लेकिन कौन है क्या बता रहे? कौन, उसके लिए कि प्रश्न का बोध कर रहा है बेटा। तो हमने वाक्य के अंत में क्या हो गया बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से कौन आने के बाद क्या हो गया इस वाक्य में? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया बेटा। ठीक है, अगला देखेंगे, आपने क्या मांगा है। आपने क्या मांगा है, जब हम किसी से मांग रहे हैं बेटा तो क्या हो गया? क्या शब्द है? क्या इसमें दर्शाया ऊपर?
तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हो गया है। अगला देखें बेटा, आपको किन से मिलना है। कोई व्यक्ति आया हुआ, उससे पूछा जा रहा है भाई आपको किन से मिलना है ना। तो किन से क्या हो गया, वो उससे प्रश्न किया जा रहा है, अभी किन से मिलना है, क्या काम है, तो उससे पूछा जा रहा है। तो क्या हो गया, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया बेटा। और किन से हो गया तो क्या हो गया, इस शब्द के द्वारा कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे क्या कह देंगे बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सर्वनाम का जो 6 भेद थे उसमें से 5वां कौन सा हो गया बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा याद हो जाएगी बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सरल सी परिभाषा है। जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक लिखे हुए हमने शब्द और इनसे अलावा भी होते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखें बेटा, जब भी इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है, किसी से प्रश्न का आभास होता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है बेटा। अब 5 तक हो गए बेटा। अब जो सर्वनाम के जो भेद हैं बेटा 6, उनमें से लास्ट जो अंतिम जो भेद बचा हुआ है क्या बेटा, निजवाचक सर्वनाम। निज क्या होता है, अपने लिए, स्वयं के लिए या खुद के लिए, ठीक है बेटा, प्रयोग किए जाते हैं इसमें। अब इसकी क्या करेंगे, हम परिभाषा करेंगे। परिभाषा में देखें बेटा, जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं, कर्ता के या स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, स्वयं के लिए, अपने लिए या खुद के लिए, तीनों में से आ सकते हैं बेटा, ये तीनों ही आते हैं इसमें। ठीक है, कर्ता कार्य को करने वाला के लिए प्रयुक्त हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो अपने लिए प्रयोग हो रहा है किस शब्द का, या स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, वो किस में आएंगे बेटा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से देख लें बेटा। जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए या खुद के लिए प्रयुक्त हो, प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द है जो वाक्य में प्रयोग करने पर हमें ये पता चल जाए कि ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अपना, अपने, अपने आदि, ये शब्द यदि किसी वाक्य में जहां प्रयोग होंगे तो हम कह देंगे ये कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण देखेंगे बेटा, अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं। ठीक है बेटा, एक बच्चा है अपने दूसरे साथी से कह रहा है कि अपनी पुस्तक, जो उसकी पुस्तक थी, जो उसके पास थी, वो कह रहा है अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, कि मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं। तो इसमें क्या आ गया, अपनी आ गया बेटा, ये स्वयं के लिए, उसके अपने खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, हमें अपने देश के सदैव उन्नति में हमेशा हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। अपने देश के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या आ गया, हमें अपने, तो अपना किसके लिए, अपने देश के लिए प्रयोग होगा, अपने लिए प्रयोग हो रहा बेटा। अगला है, हमें अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। किसमें, अपना आ गया, तो इसमें क्या आ गया, अपनी आ गया, इसमें अपने हो गया, इसमें अपना हो गया। ये क्या है, ये इसके अंदर जो शब्द हैं, जो ये शब्द कहीं वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, तो क्या हो गया बेटा, निजवाचक सर्वनाम हो गया बेटा। हो गया यहां तक का बेटा, समझ में आ गया। ठीक, तो एक बार इनकी बेटा परिभाषा हम थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, कौन, क्या, किन, किनसे, किन्हें आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना जो आखिरी है निजवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा है जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? अपना, अपने, अपनी आदि, जो स्वयं या खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बेटा ये जो अपना अध्याय था व्याकरण का सर्वनाम, ये बेटा इसके जो भेद थे 6, सभी इसके 6 के 6 भेद हम कर चुके हैं परिभाषा उदाहरण सहित। और आप सभी बच्चों को भी ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा बेटा। तो सभी बच्चे अपने काम को हमेशा कितने हैं, अपने काम को ईमानदारी से पूरा करते रहें, इनको अच्छे से समझें, लिखें और अपना काम बेटा पूरा करें। इसके बाद हमारा जो ये सर्वनाम का अध्याय पूरा हो चुका बेटा। अगले लेक्चर में हम अगली क्लास में फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए अध्याय के साथ। तो तब तक सभी बच्चे अपने इस अध्याय को पूरा करें, इसको याद करें, इसके प्रश्नों को लिखें। नमस्कार।